हाँ जी, देखिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होने वाला है, एक क्वेश्चन बचा है और हम लोगों ने एक CAGR भी कर लिया था। ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे रिलेटेड है। अब ये बताएंगे, पहले आ जाइए 26 क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्लास में भी डाउट था, रह गया था और आज भी डाउट पूछा है। तो किस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, इनकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, समझना। क्वेश्चन लिखा है, अ सम ऑफ मनी पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 2205 इन 2 years। 2205 इन 2 years। ठीक है जी। एंड ₹2315.25 इन 3 years। फाइंड द इंटरेस्ट रेट पर एनम। इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, अ सम ऑफ मनी जो है वो गिवन, यानी कि प्रिंसिपल गिवन नहीं है, रेट हमें निकालना है। ठीक है, दो मिसिंग फिगर्स हैं, दो। क्या करेंगे हम, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स लिखें, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। तो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टी। ये जो अमाउंट है ये 2 साल बाद का है, तो यहाँ पे टाइम भी मैं 2 साल लूंगा। ठीक है जी। अगला देखिए, 2315.25 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3। यहां तक समझ आया? कोई इशूज? अभी तो सिर्फ मैंने प्रिंसिपल को एक्स अज्यूम करा है एंड वैल्यूज पुट करी और कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान देना मेरी बात पर, अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है और मैं इनको डिवाइड कर दूं, 2315.25 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2205 एक्स 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। ठीक है, मैंने इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, दूसरी पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो, x से x कट गया, टू दी पावर 2 था, कट के 1 रह गया। आई बात समझ? ठीक है ना। 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 3 का क्या मतलब है कि इस चीज को मुझे इसी चीज से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 2 का क्या मतलब है कि इस चीज को मुझे इसी से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार कटा, दो बार कटा, तो नीचे तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, और ऊपर क्या बचा? एक बच गया, 1 प्लस आर अपॉन 100। तो ये एक पावर 1 आ गई। इसको डिवाइड करके बताइए। अरे इतना आगे नहीं बताना भाई। 2315.25 डिवाइड बाय 2205, 1.05 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 1.05 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 बोल सकते हैं। 0.05 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 बोल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्या जाएगा? 5%। ठीक है, तो ये डाउट पिछली क्लास का भी था एंड इस क्लास में भी पूछ ही लिया, तो मैंने क्लियर कर दिया है। 25th एंड 27th 27th क्वेश्चन अभी आप लेट आए हो क्लास में? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, अभी हमने कॉन्सेप्ट किया नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, अभी बता दूंगा। 25th जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 41 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 40। फाइंड द इंटरेस्ट रेट पर एनम। इजी क्वेश्चन है, समझिए। एक साल, 2 साल, 0। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 41। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 41 है एंड 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 है। सिंपल इंटरेस्ट में नीचे लिखता हूं और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऊपर लिखूंगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में करा दिया था वैसे तो। देखो जी, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम होता है, तो अगर 2 साल का 40 है तो ईच ईयर 20 होगा।
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का कितना हो गया 21। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि मैंने एडिशनल 1 रुपए कमाया दूसरे साल, ठीक है ना, एडिशनल 1 रुपए कमाया। 1 रुपए किसकी वजह से कमाया, इस 20 रुपए की वजह से कमाया, ठीक है ना। तो 1/20 इंटू 100 क्या आ जाएगा 5%। आई बात समझ। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है बताइए। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल जाता है। कितना इंटरेस्ट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है सेकेंड ईयर 1 रुपए, वो ऑब्वियस सी बात है किस पे मिल रहा होगा, इंटरेस्ट पे मिल रहा होगा। इंटरेस्ट कितना था फर्स्ट ईयर का 20, तो मैंने 1 रुपए कमाए 20 रुपए पर, बोल सकता हूं मैं एडिशनल। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं फिर 1/20 इंटू 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट। 27th क्वेश्चन डाउट 2 बच्चों का है अभी तक, बट अभी हमने वो कॉन्सेप्ट किया नहीं है। 23 देख लेते हैं। 23rd तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है। हाँ जी, देखो 26th और 25th क्वेश्चन में फर्क ये है, 26th क्वेश्चन में जो दो चीजें गिवन हैं, दो अमाउंट्स गिवन है, वो दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आए हैं। और इस क्वेश्चन में एक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। दूसरी बात, इसमें 2 साल का ही क्वेश्चन है, देखा जाए 2 साल का क्वेश्चन है, एंड वो वाला जो क्वेश्चन है वो 3 साल का और 2 साल का है। तो इन वजह से हम उस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर सकते। अब ट्राई करोगे, अगर देखो ऐसे करोगे आप, ठीक है, 2 साल बाद 2205 हुआ था, और 3 साल बाद कितना हुआ था भाई 2315.25, 2315.25। तो 1 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 2315.25, 110.25। अब दिक्कत यह है कि 110.25 हमने किस पे कमाया बताइए। हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ है, अच्छा 110.25 ये मैंने इस पे कमाया, तो इस तरीके से भी ये वैसे आ जाएगा 5%, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी लग रही है यार, एसी का रिमोट का रखा है, अच्छा हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन डाउट पूछिए, पूछो भाई पूछो, डाउट कोई नहीं है। लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे ब्राइटनेस कम है ज्यादा है बताइए। अब ठीक है, और सही कर देते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एनओटी। डालो जी डालो एनओटी। एनओटी होता क्या है, एनी आइडिया, कुछ बच्चों को तो पता होगा। ओके वेरी गुड, फिक्स पीरियड पे, ओके। अगर मैं फिक्स्ड इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव करूं या पे करूं, हाँ, इसको हम एन्युटी बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए एन्युटी के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में जहां पर आप एक फिक्स्ड इंटरवल पर फिक्स्ड अमाउंट पे करते हो। इंश्योरेंस प्रीमियम, वेरी गुड। इंस्टॉलमेंट्स ऑन लोन, ईएमआई, ठीक है ना, लोन इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। और इंटरेस्ट कौन सा, लोन तो ईएमआई आ गई एक तरीके से, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट्स, ओके। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में होती हैं,
ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हम फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट या तो पे करते हैं या रिसीव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनुटी बोलते हैं। ठीक है ना। एनुटी का कॉन्सेप्ट अलग से क्यों बनाना पड़ा, इसका लॉजिक समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा आज कि यार बहुत खर्चे हो गए, अब लाइफ में कुछ सेविंग्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ऐसी चीज सोच रहा हूँ। ठीक है जी, लाइफ में कुछ सेव करना शुरू करते हैं। अब मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन है कि आज से शुरू करूं या एक साल बाद से शुरू करूं। ठीक है ना। तो मैंने बोला यार आज तो पैसा है नहीं, एक काम करता हूँ एक साल बाद से शुरू करता हूँ। आज टारगेट बना लेता हूँ, एक साल बाद से मैं हर साल कुछ अमाउंट सेव करूंगा, कुछ अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है। तो मैंने सोचा कि यार शुरुआत करते हैं 10,000 रुपए से। तो मैंने ईयर एंड 1 पर 10,000 रुपए सेव करे, ईयर एंड 2 पर 10,000 रुपए सेव करे, ईयर एंड 3 पर 10,000 रुपए सेव करे और ईयर एंड 4 पे भी 10,000 रुपए सेव करे। ओके, इतनी क्लैरिटी आई। अब मैं जानना चाहता हूं कि ईयर एंड 4 पर जब मैं इन सभी पैसे को विड्रॉ करूंगा तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान के चलते हैं 12% पर एनम। बताइए जी, क्या इसके अंदर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकता हूं? अगर लगा सकता हूं तो कैसे, नहीं लगा सकता तो क्यों नहीं लगा सकता? देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मल्टीपल टाइम्स लगाना पड़ेगा। पहले आपको ये प्रिंसिपल करके देखना पड़ेगा कि इस दिन कितना अमाउंट बनेगा, ये फिर इसको प्रिंसिपल अज्यूम करके देखना पड़ेगा इस दिन कितना अमाउंट बनेगा, फिर इसको प्रिंसिपल अज्यूम करके देखना पड़ेगा इस दिन कितना अमाउंट बनेगा, और फिर 10,000 रुपए आज सुबह डाले और आज शाम को निकाले, क्या इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज नो। बैंक बोलेगा तुमने तो 24 घंटा भी मेरे पास पैसा नहीं रखा, क्या बात का इंटरेस्ट दे भाई तुमको। तो आखिरी वाले 10,000 रुपए तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैं 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। प्रिंसिपल एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा। टाइम पहले केस में 3 साल होगा, दूसरे केस में 2 साल होगा और आखिरी केस में 1 साल होगा। इन सभी अमाउंट को ऐड करूंगा और 10,000 को ऐड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उस दिन मुझे कितना पैसा मिलेगा। आई बात समझ? अब दिक्कत क्या है इसमें, टाइम लग जाएगा बहुत। अगर ये क्वेश्चन 4 साल की जगह 10 साल का होता, 20 साल का होता तो तुम 19 बार फॉर्मूला लगाते, एग्जाम इसी में पड़ जाता तुम्हारा तो। ठीक है ना। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट लेके आए एनओटी का कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बार बार लगाने में बहुत टाइम लगेगा, तो एक काम करो कोई और फॉर्मूला बनाओ जो इस काम को इजीली कर दे। तो आया कॉन्सेप्ट एनओटी। क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है थोड़ी देर में समझेंगे, अब इतनी जल्दी नहीं हम लोगों को समझने की फॉर्मूले को, पहले समझ लो और चीजें, ध्यान देना। एनओटी पढ़ रहे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की जान जो है ना वो यही है। ठीक है, इस चैप्टर की जान है, तो अपनी जान भी इसको बना लेना। देखिए, अगर टाइम यहां पे लिख रहा हूं मैं और अमाउंट पेमेंट या फिर अमाउंट रिसीव्ड यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4 मुझे रिसीव हुआ 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, या मैंने पे किया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए एंड 10,000 रुपए। इसमें क्या एनुइटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा? जल्दी से बताओ 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 बताओ। क्यों लग जाएगा? क्योंकि इसका टाइम फिक्स्ड है, एक एक साल का गैप है और अमाउंट भी फिक्स्ड है। केस 1 आपने बोला कि सर एनुइटी का फॉर्मूला लग जाएगा, लग जाएगा। दूसरा केस, 10,000 रुपए मैंने फर्स्ट ईयर के एंड पे डिपॉजिट करा है इन, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, फिर मैं थोड़ा ज्यादा कमा लिया थर्ड ईयर, तो मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करवा देता इस साल, और फिर मैंने वापस अपने नॉर्मल पे आ गया। क्या इस केस में एनुइटी का फॉर्मूला लग जाएगा? एनुइटी कॉन्सेप्ट बोलेंगे? नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि बीच में एक अमाउंट चेंज हो गया। ठीक है ना, तो एनुइटी का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग सकता। अगर मैंने एक काम किया कि सर फर्स्ट ईयर के एंड पे 10,000 डाले, सेकंड ईयर के एंड पे 10,000 डाले, थर्ड ईयर कोरोना आ गया, मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैंने कुछ नहीं डाला, फिर फोर्थ ईयर के एंड पे मैंने फिर 10,000 रुपए डाले, क्या इसमें एनुइटी का कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में गैप ज्यादा हो गया टाइम का। ठीक है ना, बीच में 2 साल का गैप आ गया, वैसे एक एक साल का गैप चल रहा था, कोरोना की वजह से 2 साल का गैप आ गया। अगेन एनुइटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आपको समझ आ रहा है कि एनुइटी का फॉर्मूला कब लगेगा? ये इंपॉर्टेंट है जानना। आई बात समझ? ठीक है। अब देखिए जी,
एनओटी के क्वेश्चन 95 पेज पर शुरू है, बट क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 3 साल बाद 10,000 रुपए मिलने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो इस 10,000 की वैल्यू आज के दिन 10,000 से ज्यादा होगी या कम होगी? ओके, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, नहीं बोल रहे अभी थोड़ी देर में आप लोग खुद बताओगे, ठीक है। देखते हैं, आज का दिन है और 3 साल बाद का दिन है। आज आपको भूख लगी, आप गए डोमिनोज, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, चीज बफ पिज्जा, ठीक है ना, और पिज्जा ऑर्डर करके आपने मस्त खाया, पेट भर गया, आपको मिली 100% सेटिस्फैक्शन, ठीक है। किसमें? एक मीडियम चीज बफ पिज्जा में। कितने का आया? 500 रुपीज का आया। अब 3 साल बाद दोबारा डोमिनोज गए, आपको वापस वही फील आया, यार मैंने 2 साल पहले पिज्जा खाया था, मजा आ गया था, भूख लग रही थी, आज मैं फिर वो पिज्जा ऑर्डर करना चाहता हूँ और खाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब फिर डोमिनोज गए, आपने डोमिनोज वालों को बोला, यार मैंने एक पिज्जा खाया था, मीडियम चीज बफ पिज्जा, आपके पास वो वाला पिज्जा दोबारा ऑर्डर कर दो। उसने बोला ठीक है जी, ऑर्डर कर देते हैं, 1 मीडियम पिज्जा। उसने बोला जी सर 600 रुपए। आपने बोला है ऐसा कैसे, मैंने तो 500 रुपए का खाया था। बोला सर 2 साल पहले खाया होगा, अब तो टाइम चेंज हो गया भाई, महंगाई बढ़ती है, ठीक है ना। तो आपको अगेन वही 100% सेटिस्फेक्शन लेने के लिए इस बार 600 रुपए खर्च करने पड़ गए। क्या मैं बोल सकता हूं कि एक साल ईयर आज के दिन के 500 रुपए 3 साल बाद के 600 रुपए के बराबर है? बोल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है। अगर मैं बोलता कि भाई मेरे पास तो 500 ही रुपए हैं, मैं लाया ही इतने, मुझे लगा 500 का आ जाएगा, तो भाई मेरे बस की नहीं है 100 रुपए और अरेंज करना भी, मेरे पास पेटीएम गूगल पे कुछ भी नहीं है, 500 ही रुपए हैं, ठीक है ना। तो आपने बोला कि भाई 500 रुपए में देख लो क्या हो जाएगा। उसने बोला कि सर आप नॉर्मल पिज्जा ले लो, चीज बफ मत लो, नॉर्मल पिज्जा ले लो, चीज बफ मत लो। आपने नॉर्मल पिज्जा ले लिया, बट अब आपको 90% सेटिस्फेक्शन मिला। तो हम इसको इस तरीके से भी तो देख सकते हैं कि अगर आज मैं 100% सेटिस्फेक्शन 500 रुपए में खरीद सकता हूं, तो 3 साल बाद 500 रुपए में 90% सेटिस्फेक्शन खरीद पाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है? तो 500 रुपए की वैल्यू आज ज्यादा है या 3 साल बाद ज्यादा है? आज ज्यादा है, ठीक है ना, आज ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड जी, वेरी गुड, तुम तो समझदार बच्चे हो। अब ध्यान दो, यहाँ पे 10,000 रुपए हैं, यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तुम तो कम बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, तुम तो कम बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले तो कम ही बोल रहे थे क्या हो गया? देखो अच्छा तो ध्यान दो, 10,000 रुपए की वैल्यू आज के दिन क्या होगी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं बोलता हूं प्रेजेंट वैल्यू। मैं इसको क्या बोलता हूं? प्रेजेंट वैल्यू। आ गई बात समझ? क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूं कि सर अगर इस क्वेश्चन को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन समझूं, तो मुझको अमाउंट गिवन है, मुझको रेट गिवन है, मुझको टाइम भी गिवन है, मुझे क्या निकालना बचा? प्रिंसिपल। तो मैं बोल सकता हूं ना कि प्रिंसिपल और प्रेजेंट वैल्यू एक ही चीज होती है, बोल सकता हूं, ठीक है जी। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000? बताओ, फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो मुझे पता नहीं है, 1 प्लस R/100 टू द पावर टाइम, ठीक है जी।
तो P इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 3 लिख सकता हूं क्या? इस चीज को मैं 1.1 लिख सकता हूं। देखो 0 से 0 गया, एक 0 और गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 1 प्लस 0.1 कितना होता है? 1.1 टू द पावर 3। P इज इक्वल टू 10,000, अगर ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3 इंटू 10,000, यह आ गया 7513.14। मैं बोल सकता हूं कि आज के दिन 7513.14 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 3 साल बाद के 10,000 रुपए। ठीक है ना, आज के 7513.14 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 3 साल बाद के 10,000 रुपए। आगे बात समझ क्लियर है? अब आप दिमाग में पता है क्या आता है कि सर आपने तो बोला वैल्यू ज्यादा होती है, आंसर कम क्यों आ रहा है? इस दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है किसी के? सर आपने तो बोला कि वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी आज के दिन वैल्यू ज्यादा होगी, तो आंसर कम क्यों आ रहा है? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर 3 साल बाद 10,000 में जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आज 7513.14 में उतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। ठीक है ना? तो अगर आज मैं 10,000 रुपए खर्च करूं तो मुझे 100% से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। आई बात समझ? तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ओके, ठीक है। तो हमें क्या समझ आ गया कि सर प्रेजेंट वैल्यू को सिंपली हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि आज के दिन की वैल्यू, और आज के दिन अगर मैं कहीं भी इस पूरे चैप्टर में कुछ पैसा लगाता हूं, आज के दिन अगर मैं कोई पैसा लगाता हूं, उसको क्या बोलता हूं? प्रिंसिपल। तो अगर आज के दिन की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। अगली बात समझ? तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्या कि प्रेजेंट वैल्यू पूछ ली गई तो क्या निकालें? याद रखना, P फॉर प्रेजेंट वैल्यू, P फॉर प्रिंसिपल। ओके, अब सुनो फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? 0 1 2 3। आज मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस 10,000 रुपए की वैल्यू इस दिन 3 साल बाद क्या होगी अगर रेट जो है वो 8% पर एनम है। 10,000 की वैल्यू 3 साल बाद क्या होगी अगर रेट 8% पर एनम है। आप मुझे बताने की कोशिश करो कि 10,000 की वैल्यू 3 साल बाद 10,000 से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। ठीक है ना, ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको सिंपल एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन समझूं तो मैं बोल सकता हूं मुझे प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, मुझे अमाउंट निकालना है। क्या बोला जा सकता है? अमाउंट निकालना है। बताइए जी, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम। तो 1.08 इंटू इज इक्वल टू इंटू 10,000। आंसर आ गया 12,597.12। अब दिमाग में एक और चीज आती है कि सर आपने तो बोला 10,000 की वैल्यू 3 साल बाद कम होगी, आंसर तो ज्यादा आ रहा है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ कि अगर आज मुझे 100% सेटिस्फेक्शन चाहिए तो मेरे 10,000 रुपए लगते हैं, 3 साल बाद अगर यही सेटिस्फेक्शन चाहिए होगी तो मेरे 12,597.12 रुपीज लगेंगे। तो एक तरीके से बोला जा सकता है ना कि 10,000 की वैल्यू घट गई भाई। ठीक है ना, आई बात समझे वाली? क्लियर हुआ? ठीक है, ये वाली चीज समझाना बहुत मुश्किल काम है। पिज्जा का एग्जांपल से समझ गए तुम लोग, वरना तुम समझ नहीं पाते। ठीक है ना, पिज्जा ने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया, याद रखना। तुमको कॉन्सेप्ट कैसे समझाया? मैंने नहीं समझाया, पिज्जा ने समझाया, पिज्जा ने। अब सुनो, ध्यान दो भाई, ध्यान। अब मैं क्या कर रहा हूं, एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर रहा हूं। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो लिखा क्या था, एन्युटी अगर लिखा था मैंने तो किसके साथ लिखा था? या तो फ्यूचर वैल्यू के साथ या प्रेजेंट वैल्यू के साथ। ठीक है ना, तो एन्युटी अगर समझना है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के साथ ही समझा जाता है, अकेले से कुछ भी नहीं है उसके अंदर।
अगर सिर्फ एनओटी बोलो तो कुछ भी नहीं है। एनओटी का सिंपल मतलब है फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी, तो उसका एक मतलब बनता है कि उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, ठीक है, 10,000 रुपए की, बहुत ध्यान समझना इस बात को। अब सुनो, मेरा क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक तो मेरा क्वेश्चन बोल सकता है कि ये जो 10,000 रुपए मैंने 4 बार इन्वेस्ट करे हैं, इन सब की इस दिन की वैल्यू बताओ क्या है। तो इसको मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बोलूंगा या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बोलूंगा? वेरी गुड, फ्यूचर। अगर मैं हमेशा कहां खड़ा होता हूं? 0 पॉइंट पर। मैं जब भी अपने आप को देखूंगा इस लाइन डायग्राम के अंदर, तो मैं कहां देखूंगा? एट दिस पीरियड। आज का दिन ये है। अगर मुझे इस दिन की कोई वैल्यू चाहिए, तो 4 साल बाद, मेरा प्रेजेंट है या मेरा फ्यूचर है? मेरा फ्यूचर है, तो ये मेरे लिए क्या है? फ्यूचर वैल्यू। बट अगर इन 10,000 रुपए की मैं आज की वैल्यू जानना चाहता हूं कि भाई 10,000 रुपए मैं जो 4 साल तक डालूंगा, एक साल बाद 10,000 रुपए, फिर 2 साल बाद 10,000 रुपए, फिर 3 साल बाद 10,000 रुपए, फिर 4 साल बाद 10,000 रुपए, इन सभी की आज की वैल्यू क्या है? तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। आगे बात समझ? तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन हो एन्युटी का, आप ये डिटरमाइन करो कि आपको इस दिन की वैल्यू बतानी है या इस दिन की वैल्यू बतानी है। जब भी इस दिन की वैल्यू बतानी होगी, आप किसका फॉर्मूला लगाओगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। और जब भी इस दिन की वैल्यू निकालनी होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत, गिले शिकवे नहीं है। वेरी गुड। अब सुनो, मेरे पास एक तरीका तो क्या है कि सर अगर मुझे ये जो एन्युटी है 4 साल की, 10,000 रुपए पर एनम में डाल रहा हूं, इस दिन की वैल्यू निकालनी है, यानी पहले मैं सीख रहा हूं फ्यूचर वैल्यू निकालना, तो मेरे पास एक तो लंबा तरीका है। क्या? कि सर इस दिन मुझे क्या क्या मिलेगा। इस दिन मुझे पहले तो 10,000 रुपए विद इंटरेस्ट मिलेंगे, फिर ये वाले 10,000 रुपए विद इंटरेस्ट मिलेंगे, ये वाले 10,000 रुपए विद इंटरेस्ट मिलेंगे, और ये वाले 10,000 रुपए एज इट इज मिल जाएंगे। बोल सकता हूं? क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, ईयर्स 1 2 3 4, ठीक है, अमाउंट कितना कितना डाले? 10,000 रुपए। देखिए जी, मैं निकालना चाहता हूं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, और इसका आंसर पता है मुझे कहां मिलेगा? यहां पे, इधर लिखूंगा इसका आंसर मैं। अब देखिए, ये जो पहले ईयर के एंड पे 10,000 रुपए मैंने डाले थे, ये इस दिन कितने बन जाएंगे? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? प्रिंसिपल 1, रेट ले लेते हैं 12%, 1.12 टू दी पावर क्या लिखूं? टू दी पावर क्या लिखूं? देखो, ये आज मैंने यहाँ पे पैसा डाला, 1 साल का इंटरेस्ट, 2 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट, तो टू दी पावर 3 ये मिलेगा मुझको। इस वाले को अगर मैं निकालना चाहूं कि 4 साल के एंड पे कितना मिलेगा, तो 1.12 टू दी पावर 2 लिख सकता हूं। ये वाला रुपए इस दिन कितने हो जाएंगे? 1 साल का इंटरेस्ट, 2 साल का इंटरेस्ट। ये वाले 10,000 रुपए यानी कि दिस वन, ये कितना हो जाएगा? 10 बार 1.12 टू दी पावर 1। और आखिरी वाले 10,000 रुपए आज डाले सुबह और आज शाम को निकाल लिए, तो हम बोलेंगे 10,000 के 10,000 रह जाएंगे, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब मुझे इन सभी को ऐड करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। बट ये टेक्निक हमें एग्जाम में लिख के नहीं आनी, ये बहुत लंबा है तरीका। ठीक है, आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना, 1 मिनट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकता हूं। क्या? अगर मुझे इन सभी चीजों को ऐड करना है, तो उसमें कॉमन क्या है? 10,000 रुपए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? 1.12 टू द पावर 3 प्लस 1.12 टू द पावर 2 प्लस 1.12 टू द पावर 1 और प्लस 1। अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये चीज आ जाएगी। बताओ जरा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अगली बात समझ? ठीक है ना? अब देखिए, मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज करना लास्ट क्लास में सिखाया था, आज और सिखा रहा हूं। ध्यान दो, सभी के पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर पे सबसे पहले देखो, इस कोने में कहीं एम तो नहीं लिखा हुआ? अगर लिखा हुआ है तो 2 बार एमआरसी दबा दो। इस बटन को, ये जो एमआरसी है, इसको 2-3 बार दबा दो, हट जाएगा वो। अब ध्यान दो, मैंने कैलकुलेटर पे सबसे पहले टाइप किया 1, और एम प्लस बटन दिख रहा है ना, एम प्लस ए वाला,
इसको दबा दिया, फिर मैंने टाइप किया 5 और फिर m प्लस दबा दिया, फिर मैंने टाइप किया 9 और फिर m प्लस दबा दिया। अब मेरे 3 नंबर जो है वो मेमोरी के अंदर जा चुके हैं। कौन कौन से? 1, 5 और 9। मेमोरी को सिर्फ एक काम आता है, ऐड करना, और कोई काम नहीं आता उसे। अगर मेरे 3 नंबर मेमोरी में गए तो मेमोरी ने क्या किया होगा? उनको ऐड कर दिया होगा। अच्छा 1 + 5 + 9 कितना होता है? 15। 14 नहीं होता, 15 होता है। 1 + 5 6 + 9 15। तो अगर मैं MR यानी मेमोरी रिकॉल करूं तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए? 15। देखो आ रहा है। तो मेमोरी का काम समझ आया क्या है? ठीक है ना। अगर मैं 15 आ रहा है स्क्रीन पर, अगर मैं 5 दोबारा टाइप करूं कैलकुलेटर की स्क्रीन पर और m माइनस कर दूं, यानी मेमोरी ने क्या किया? 5 को मेमोरी से हटा दिया, 5 को मेमोरी से हटा दिया। अब अगर मैं MRC दबा दूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, क्योंकि 1 बचा और 9 बचा। आगे बात समझ क्लियर है? अब इसी मेमोरी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ध्यान सुनो, सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है। 1 मुझे क्या करना है, ध्यान सुन, मेरी पहले सोच समझो। मैं 1 1.12 टू द पावर 1, 1.12 टू द पावर 2 एंड 1.12 टू द पावर 3, इन 4 नंबर्स को मेमोरी में डालना चाहता हूं। क्योंकि अगर इन चारों को मैंने मेमोरी में डाल दिया और MRC दबाया तो इन चारों का टोटल आ जाएगा, क्योंकि एक ही काम आता है मेमोरी को, तो क्या करना? ऐड करना। और मुझे इनका एडिशन चाहिए, दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो MRC दबाते ही मुझे इन चारों का टोटल मिल जाएगा, और जब मैं उसे 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? अब इस चीज को मेमोरी में कैसे करा जाए, ध्यान सुनो। पहले 1 लिखा है तो मैंने 1 दबाया और m प्लस दबा दिया, तो 1 मेमोरी में चला गया, कोई दिक्कत। अब मैंने 1.12 टू द पावर 1 क्या होता है? 1.12। मैंने 1.12 कैलकुलेटर की स्क्रीन पर टाइप किया और फिर मेमोरी दबा दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, अगर मुझे 1.12 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इनटू इज इक्वल टू एक बार दबा दूंगा। तो मैंने 1.12 तो लिखा हुआ है पहले से, क्योंकि मैंने ये वाला 1.12 लिखा था। अब मैं सीधा इनटू इज इक्वल टू करूंगा तो ये वाली चीज आ गई स्क्रीन पर। मैंने फिर मेमोरी प्लस डाल दिया और मैंने दोबारा इक्वल टू दबाया तो 1.12 टू द पावर 3 आ गया होगा। दूसरी बार इक्वल टू दबाया, ये भी मैंने मेमोरी प्लस कर दिया। अब जब मैं MRC करूंगा तो इन चारों का टोटल आ जाएगा, और इस मेमोरी प्लस को, इस MRC को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 47,793.28। 20 की फिगर में कुछ गड़बड़ है, देखेंगे भाई देखेंगे। हमारे साथ सौरभ महेश्वरी भी है, क्या बात है भाई। चलिए, तो ये चीज किसी कोई बच्चा है क्लास में जिसको समझ नहीं आई? आ गई? नहीं आई? एक बार दोबारा बता दो, देखो दोबारा सब सुनो। मुझे क्या करना है, मुझे इन चारों नंबर्स को मेमोरी में डालना है। पहली चीज तो ये समझ लो, जब मैं 1.12 लिखता हूँ कैलकुलेटर की स्क्रीन पर और मल्टीप्लाई इक्वल टू करता हूँ तो मेरा ये आता है, और एक और बार इक्वल टू करता हूँ तो ये आता है। ठीक है ना। 1.12 टाइप किया, ये टाइप हो गया, इनटू दबाया, इक्वल टू दबाया, ये आ गया, एक और बार इक्वल टू दबाया, ये आ गया। क्लियर है? अब ध्यान सुनो, मैंने 1 को मेमोरी में डाला, 1.12 को मेमोरी में डाला, इनटू इज इक्वल टू स्क्वायर हो गया, मेमोरी में डाला, एक और बार इक्वल टू दबाया, क्यूब हो गया, मेमोरी में डाला, तो ये चारों मेरे मेमोरी में चले गए। MRC दबाया, इन चारों का टोटल आ गया, इनटू 10,000 किया, मेरा आंसर आ गया। मैं तो बहुत जल्दी कर लेता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इतना जल्दी करने में, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग तो पहले प्रोसेस करेगा करना क्या है। नई चीज सीखी है ना, तो पहले प्रोसेसिंग लगेगी दिमाग के अंदर कि करना क्या है, फिर तुम धीमे धीमे कर पाओगे। ट्राई करो, 1-2 बार हो जाएगा जल्दी। देखो क्या 5 सेकंड में कर पा रहे हो इसको? ये आंसर आना चाहिए आपका 47,793। 49,000 आ रहा है कुछ? आपने फिर कुछ ना कुछ गलत किया है। देखो दोबारा देखो, दोबारा देखो, मैं स्लो कर रहा हूं एकदम। पहले तो सबसे पहले देखो कि कैलकुलेटर पे इस कोने में m तो नहीं लिखा। अगर लिखा है तो आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मेमोरी में पहले से कुछ डाला हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, पहले तो समझो MRC का मतलब क्या होता है। MR और MC ये दो चीजें हैं इसके अंदर। MR और MC इकट्ठा करके क्या लिख दिया? MRC। वैसे तो MR MC लिखना चाहिए, बट कैलकुलेटर के बटन तो छोटे छोटे होते हैं भाई। ठीक है, MR MC लिखने में जगह ज्यादा लगती है तो उन्हें MRC लिख दिया। MR का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल और MC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर। एक बार जब दबाता हूं तो मेमोरी रिकॉल करता है, और दोबारा दबा देता हूं तो मेमोरी क्लियर कर देता है। तो मेरी मेमोरी क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है ना, मेरी मेमोरी क्लियर होनी चाहिए। आपके दिमाग में मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए, फिर मैंने पॉज दे दिया बीच में, फिर मैंने कुछ नंबर्स और डाल दिया और आपको बोला कि ऐड कर दो, तो आपका दिमाग तो पुराने वाले नंबर्स भी ऐड कर देगा ना, तो आपको वो नंबर्स पहले हटाने पड़ेंगे दिमाग की मेमोरी से, और नए वाले मेंबर्स जो नए वाले नंबर्स हैं सिर्फ उनको ऐड करवाना है। तो पहले मेमोरी क्लियर कर दो पुराने नंबर्स के साथ और फिर नए नंबर्स डालो। अब देखो मेमोरी क्लियर है तो समझना, मैं कुछ तो कर सकता हूं कि आपको दिख जाए। 1 m plus 1.12 m plus into is equal to m plus is equal to m plus। देखो एक एक करके करेंगे सारे बच्चे। 1 दबाओ, m प्लस दबाओ, दबा दिया, फिर 1.12 प्रेस करो, 1.12, फिर m प्लस दबा दो, दबा दिया, फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दबाओ, फिर m प्लस दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ, फिर m प्लस दबाओ। तो मैंने कितनी बार m प्लस दबाया? 4 बार। एमआरसी किया, एमआरसी किया, क्या आंसर आ रहा है? 4.77 समथिंग। एमआरसी दबाने, पहले एमआरसी दबाओ, एमआरसी। कौन से कैलकुलेटर लेके आओ भाई तुम लोग? दोबारा देखो, दोबारा देखो, मेरे साथ चलना। अभी छोड़ दो, जिसका नहीं आ रहा छोड़ दो, वरना और 5 मिनट तक नहीं आएगा, फिर छोड़ दो। देखो पहले 2 बार एमआरसी दबा दो, 2 बार एमआरसी दबा दो। मेमोरी क्लियर हो गई? जिनका नहीं आ रहा ध्यान सुनना। 1 m प्लस कर दिया, 1.12 m प्लस कर दिया, आपकी स्क्रीन पर अभी 1.12 दिख रहा होगा। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, बताओ स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, पहले तो ये बताओ। 1.2544 m प्लस, फिर इज इक्वल टू करो, बताओ क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? 1.404928 m प्लस। नहीं आ रहा? उनके कैलकुलेटर में कोई इशू होगा, फिर उनके कैलकुलेटर में कोई इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार कैलकुलेटर चेंज कर लेना, ठीक है। अब एमआरसी दबा दो, अब एमआरसी दबा दो, क्या आ रहा है? एक बात बताओ, जब तुम्हारी स्क्रीन पर 1.404928 आ रहा था, तुमने एम प्लस दबाया था दोबारा? अगर एम प्लस दबाया था तो तुम्हारा एमआरसी करने के बाद 4.779328 ही आना चाहिए भाई, और अगर नहीं दबाया था तो फिर गलत आएगा। आपको टोटल 4 बार। अच्छा एक काम करो ना, तुमको समझ नहीं आ रहा ना, ये तरीका तो वैसे भी हम करने नहीं वाले, छोड़ दो छोड़ दो। 4.779328 आ रहा है। वेरी गुड। नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये वाले तरीके से हम वैसे भी नहीं करने वाले, ठीक है ना। हम तो करेंगे फॉर्मूले से भाई। हाँ। एसी बंद करवा दें? एसी का टेम्परेचर कितना है? 25-26 कर लो। तुम्हारे पास तो पंखा भी है, पंखा नहीं है। इधर जाके बैठ जाओ ना। गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है बंद करके और गर्मी लगेगी। जिनको ठंड लग रही है वो थोड़ा आगे पीछे चले जाओ, एसी के नीचे वालों को ठंड लग रही होगी। पीछे वाला तो नहीं चल रहा? क्या करें बताओ जरा। आओ जी आओ, मेरी बात ध्यान सुनो। जीरो 1 2 3 4। मैं अगेन वही प्लानिंग चल रही है कि यार बहुत खर्चे हो गए, सेविंग्स शुरू करनी है। क्या करना है? सेविंग करना शुरू करना है। बट मेरे पास आज भी पैसा पड़ा है, मेरे पास आज भी पैसा पड़ा है, तो मैंने सोचा कि भाई मैं आज से ही शुरू कर देता हूं सेविंग्स करना। 4 साल तक करूंगा, यानी हो गए 4 इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? अब मुझे बताइए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कहां कहां फर्क आया? ओके, फर्क आया
10,000 रुपए यहां से शुरू हो रहे थे, यहां पे खत्म हो रहे थे पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 10,000 रुपए यहां से शुरू हो रहे हैं और यहां पे खत्म हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने 1 साल बाद डालना शुरू किया था, इन्वेस्ट करना, और इस क्वेश्चन में आज से ही शुरू कर दिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू। क्या डिफरेंस है एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू? अगर आप देखोगे हमने कॉन्सेप्ट लिखा था, क्या लिखा था हमने? देखो यहां पे क्या लिखा था, ड्यू रेगुलर लिखा था। तो ड्यू रेगुलर के बीच का जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि कब से शुरू किया है। अब हमें एग्जाम में जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने ये पैसा इन्वेस्ट करना कहां से शुरू किया है, तभी तो सही फॉर्मूला लगाओगे, वरना गलत फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है ना? तो हम क्या समझेंगे कि सर एन्युटी का अगर क्वेश्चन है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is started from end of period 1, ठीक है ना? और दूसरा क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is started from today। ये दो ही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसको हम बोलते हैं एन्युटी रेगुलर और इसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। ओके जी, इसको हम बोलते हैं एन्युटी रेगुलर और इसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। तो अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन एन्युटी रेगुलर का है या ड्यू का है? ये रेगुलर का है। वेरी गुड। क्योंकि अगर मैं पीरियड 1 के एंड से, देखो पीरियड 1 का एंड कहां पे हो रहा है, यहीं पे हो रहा है। पीरियड 1 स्टार्ट यहां पे हो गया था और यहां पे एंड हो गया। यहां से अगर मैं शुरुआत करता हूं तो एन्युटी रेगुलर, और अगर मैं आज से ही शुरुआत कर देता हूं तो एन्युटी ड्यू। तो एक इसका क्वेश्चन हो गया, एन्युटी ड्यू का हो गया। ठीक है ना? अगर मैं इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करने की कोशिश करूं तो ईयर स्टार्टिंग 1, ईयर स्टार्टिंग 2, ईयर स्टार्टिंग 3, ईयर स्टार्टिंग 4, अमाउंट कितना कितना है, 10,000 रुपए। ईयर स्टार्टिंग 1 पे 10,000, ईयर स्टार्टिंग 2 पे 10,000, ईयर स्टार्टिंग 3 पे 10,000 और ईयर स्टार्टिंग 4 पे 10,000। यहाँ पे ईयर स्टार्टिंग, और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ईयर एंड। यहाँ पे क्या था, ईयर एंड। ठीक है ना? ये फर्क आ गया। अब देखिए, मुझे जल्दी से बताइए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मुझे निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मुझे निकालनी है। इफ 10,000 रुपए की वैल्यू, इफ देन कितनी होगी? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ले लेते हैं 10%, 1 प्लस 1.10 टू दी पावर 1, 2, 3, 4 लिखूं? फर्क आ गया एक और। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 आया था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 आया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में पहली इंस्टॉलमेंट मैंने यहां से शुरू करी थी, तो 1, 2 और 3 साल का इंटरेस्ट मिला था। यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट मैंने यहां से शुरू करी तो 1, 2, 3, 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। आई बात समझ? क्लियर है? ठीक है, एकदम बेसिक चीजें हैं ये तो। दूसरे वाले का 10,000, 1.10 टू द पावर 3, तीसरे वाले का 10,000, 1.10 टू द पावर 2, और आखिरी वाले का 10,000, 1.10। ये जो 10,000 है इस पर भी तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना? तो लिख दिया, ये टू दी पावर 1 लिखना है तो 1 लिख लो। इन सबका टोटल कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, 10,000 रुपए मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1.1 टू दी पावर 4 प्लस 1.1 टू दी पावर 3 प्लस 1.1 टू दी पावर 2 प्लस 1.1। कैलकुलेटर का यूज करें क्या? कुछ बच्चों का कैलकुलेटर खराब है, वो ना करें, वो पड़ोसी का ले लें। तो देखिए 1.1 m प्लस इंटू इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस। आया समझ? नहीं आया? ट्राई करो। वेरी गुड जी, वेरी गुड। 51051 ये आंसर आएगा।
जिनको समझ नहीं आया दोबारा देखो। मुझे मेमोरी के अंदर ये 4 नंबर ऐड करने हैं, तो पहली चीज तो समझ लो कि मुझे m+4 बार दबाना है, m+4 बार दबाना है, ठीक है ना, m+4 बार दबाना है। तो मैंने पहले 1.1 मुझे ऐड करना था मेमोरी के अंदर, तो 1.1 टाइप किया और m+ दबा दिया, एक बार हो गया। फिर इनटू इज इक्वल टू किया, क्योंकि मुझे 1.1 का स्क्वायर भी डालना था, m+ दबा दिया, 2 बार m+ हो गया। फिर इज इक्वल टू m+ 3 बार, फिर इज इक्वल टू m+ 4 बार। MRC दबाया तो 5.1051 आ गया, इंटू 10,000 कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 51,051। मैं इंटू 10,000 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। हर बार इंटू 10,000 मत कर देना, वो डिपेंड करेगा कि कितना रुपए आप हर साल डाल रहे हो। बताओ जी, आंसर आ गया सबका? कोई है जिसका नहीं आ रहा? कोई है? हाँ जी, कहाँ दिक्कत आ रही है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ, कैलकुलेटर लेके आना अपना। देखो देखो जी, 1.1 m+ इंटू इज इक्वल टू m+ इज इक्वल टू m+ इज इक्वल टू m+, MRC इंटू 10,000, 51,051 आ गया। दोबारा समझो, 1.1 ये लिख दिया मैंने, मेमोरी में डाल दिया, फिर इंटू इज इक्वल टू किया, ये आ गया, मेमोरी में डाल दिया, फिर इज इक्वल टू किया, ये आ गया, मेमोरी में डाल दिया, फिर इज इक्वल टू किया, ये आ गया, मेमोरी में डाल दिया, चारों मेमोरी में चले गए। MRC तो इन चारों का टोटल आ गया, फिर इन चारों के टोटल को 10 बार से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा करके देखो यहीं पे मेरे सामने, करो, देखो कहाँ गलती करते हो। m+ इंटू फिर इज इक्वल टू, अरे इंटू सिर्फ एक बार दबाना होता है पूरी कैलकुलेशन में, अब दोबारा इंटू दबाओगे गलत हो जाएगा। क्लियर करो, हाँ नहीं, m+ इंटू इज इक्वल टू m+ इज इक्वल टू m+ इज इक्वल टू m+, MRC दबाओ, आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। नहीं वो नहीं, इंटू एक ही बार प्रेस करना है। आइए जी आइए, बातें नहीं करनी यार, बातें नहीं करनी। किसी और का नहीं आ रहा तो इधर आ जाना भाई, समझा दूंगा। आ गया? देखो याद रखना, इनने जो गलती करी, ये क्या कर रहे थे, इंटू बार बार प्रेस कर रहे थे। इंटू सिर्फ एक बार प्रेस करना होता है पूरी कैलकुलेशन में, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं करना। बार बार करोगे तो आंसर नहीं आएगा। पूरी कैलकुलेशन में सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई प्रेस करना है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये वाला, आपने इसका आंसर कैसे निकाला? 10,000 अपॉन 1.1 टू द पावर 3 कैसे निकाला? जीएसटी वाला कैलकुलेटर प्रफुल मत यूज करो, नॉर्मल कैलकुलेटर खरीद लेना है, ठीक है ना। हाँ बताओ जी, कैसे निकाला? आप लोगों ने क्या किया होगा, 1.1 की क्यूब निकाला, 10,000 से उसको डिवाइड कर दिया, यही किया। बट आपको 1.1 का जब क्यूब निकाला तो उसको लिखा कहीं पहले नोटबुक पे? अच्छा, मेमोरी में डाल दिया, वेरी गुड। तो आपके पास दो टेक्निक है, एक तो 1.1 इंटू इज इक्वल टू आ गया, इसको मेमोरी में डाल दो, फिर 10 बार डिवाइडेड बाय MRC, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 10,000 डिवाइडेड बाय MRC, यानी कि मेमोरी से जो भी मेमोरी में वो वापस रिकॉल हो गया, एक ही चीज डाली थी वो रिकॉल हो गई, तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया 10,000 से, तो आंसर आ गया। दूसरा टेक्निक क्या, देखो इस चीज को आप लिख सकते हो 10,000 इंटू 1 अपॉन 1.1 टू द पावर 3। बताओ कोई दिक्कत? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 3 कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइड बाय 1.1 एक, अरे 1 डिवाइड बाय 1.1 एक, अरे कुछ भी दब जाता है, 1 2 3, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 3 बार इक्वल टू, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया ये। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10,000 से तो मेरा आंसर आ जाएगा, दोबारा सुनो, मैंने 1 डिवाइड बाय 1.1 टू द पावर 3 कैसे निकाला? सुनो, इधर ध्यान दो। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 3, ये वाली चीज कैसे निकाली देखना। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू किया,
तो 1 डिवाइड बाय 1.1 आ गया, मुझे तो क्यूब चाहिए ना, बट तो मैंने एक बार दबाया तो टू दी पावर बनाया, एक और बार इक्वल टू दबाया टू दी पावर 2 हो गया वो, और एक और बार दबाया तो टू दी पावर 3 का आंसर आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 और 3 बार इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 3 है, और फिर जो आंसर आया इसको 10 बार से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये वाला आंसर आ गया। तो 2 तरीके हैं, कोई भी यूज कर सकते हो आप, जो भी आपको इजी लगे। दस हजार डिवाइड बाय 1.1, वैसे भी कर लो, आ रहा है आंसर। एमआरसी वाला ये था 1.1 इंटू इज इक्वल टू करोगे तो ये 1.1 टू दी पावर 3 आ गया, इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया, फिर मैंने 10,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी कर दिया, जो मेमोरी में है वो वापस आ गया, तो कैसे डिवाइड हो गया 10,000 1.331 से हो गया, फिर इक्वल टू दबाया तब भी मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी कर सकते हो। एक बच्चे ने बताया सर 10,000 को 1.1 से डिवाइड करो और 3 बार इक्वल टू दबा दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो कैलकुलेटर की ट्रिक्स हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को 2 चीजें सिखा दी, ध्यान से सुनो, एन्युटी से रिलेटेड 2 चीजें सिखा दी। क्या? एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालना और एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना। आगे बात समझ? बट मैंने जो तरीका सिखाया एग्जाम में इस तरीके से करके नहीं आना, क्योंकि अगर तुम अभी गलती कर रहे हो इतनी सारी तो एग्जाम में तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो गलती करने के चांसेस भी ज्यादा है। ये जो तुम्हारा मेमोरी में कब डालना है कब नहीं डालना कैसे डालना है वो तुम गलती कर सकते हो, हाई चांसेस है। तो हम एग्जाम में थ्रू फॉर्मूला करेंगे, ठीक है ना। हम एक फॉर्मूला सीखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू क्यों लिख रहा हूं मैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, और एक लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर देखो, सब शांति, बातें नहीं करनी, बातें क्लास के बाद कर लेना। देखो हमने 2 क्वेश्चन करे अब तक, 2 क्वेश्चन करे हैं, एक ये वाला किया था, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन किया था और ये आंसर निकाला था, और एक हमने ये वाला क्वेश्चन किया था और आंसर निकाला था। ये जो क्वेश्चन था ये किसका था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का। फ्यूचर वैल्यू क्यों? क्योंकि मुझे उस दिन की वैल्यू निकालनी थी। ये किसका था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। फ्यूचर वैल्यू क्यों? क्योंकि मुझे इस दिन की वैल्यू निकालनी थी। ये रेगुलर क्यों था? क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट यहां से शुरू हो रही थी। ये ड्यू क्यों था? क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट यहां से शुरू हो रही थी। इन दोनों के फॉर्मूले क्या हैं? लिखो 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 लिखो, लिखेंगे a 1 प्लस r टू द पावर t माइनस 1 अपॉन r। इसका लिखेंगे a 1 प्लस r टू द पावर t माइनस 1 अपॉन r। फॉर्मूले सेम है अलग अलग है? अलग अलग है तो सेम दिख रहे हैं, सेम है। 1 प्लस r, अब अलग हो गए, लिख लो। दोनों के फॉर्मूले में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, 1 प्लस आर का। अब हम एक काम करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये किसका? रेगुलर का क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला था। सुनो सुनो सुनो, एक क्वेश्चन में एनुअल कैश फ्लोज कितने हैं? 10,000 रुपए के। तो ये जो ए होता है ये होता है एनुअल कैश फ्लोज, एक तरीके से कैश फ्लोज बोल सकते हो। तो ए कितना है इस क्वेश्चन में? 10,000। रेट कितना था इस क्वेश्चन में? 12%। तो 1 प्लस आर कितना हो जाएगा? 1.12। क्लियर है? कितने साल का क्वेश्चन था? 4 साल का, तो टी क्या हो जाएगा? 4। ये आर क्या हो जाएगा? 0.12। आर क्या हो जाएगा? 0.12। 1 प्लस आर कितना होगा? 1.12। आर कितना होगा? 0.12। इसको सॉल्व करो, आपका सेम एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। करके दिखाऊं? ए हो गया 10,000, 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर। फॉर्मूले को मैंने उस क्वेश्चन की वैल्यूज को लिख दिया फॉर्मूले के अंदर। आया समझ? क्वेश्चन कौन सा था दोबारा देख लो। 10,000 रुपए मैंने 4 साल तक डाले थे, रेट कितना था? 12%। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, 10,000 रुपए मैंने
4 साल तक डाले, रेट कितना था 12%, ठीक है ना। 10,000 रुपए मैंने 4 साल तक डाले, रेट कितना था 12%। अगली बात समझ क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें तो मेमोरी का यूज नहीं होता, इसमें मेमोरी का यूज करना है क्या इस फॉर्मूले में, नहीं करना। 1.1 टू द पावर 4 बताओ कितना होता है, 1.12 टू द पावर 4 कितना होता है, 1.57351936 माइनस 1 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल टू, पूरा ब्रैकेट आ गया, पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इनटू 10,000 47,793.28। बताओ आंसर अलग आ रहा है सेम आ रहा है, कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट सेम, पॉइंट के बाद भी एग्जैक्ट सेम। हाँ क्या किया, अरे मतलब कॉपी पेस्ट आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। हाँ जी, किसी को डाउट बताओ, ये ज्यादा इजी है ना, तो इसलिए ये करना, ठीक है, वो मत करना। ये वाला फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन कर लेते हैं, एक फॉर्मूला दोबारा समझ आ जाएगा उसमें क्या है। अच्छा अरे कैसी छोटी बात कर दी तुमने। देखो सुनो, 1.12 टू द पावर 4 कैसे निकालोगे, 1.12 इंटू 3 बार इक्वल टू, फिर -1 करना है, तो -1 इज इक्वल टू, ये आपका ब्रैकेट के अंदर का न्यूमरेटर आ गया, उसको कैसे डिवाइड करना है 0.12 से, डिवाइड कैसे करना 0.12 से, देखो देखो देखो, डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 0.12 इज इक्वल टू, देखो 4.779328 आ रहा है, इनटू 10,000 कर दो, हाँ हाँ उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है इसका आंसर है, इसको इससे मल्टीप्लाई भी तो करोगे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई भी तो करोगे तभी तो आंसर आएगा। तुम क्या चाहते हो इसी का आंसर आ जाए, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, बच्चे बहक गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी से बुक खोलिए। पेज 95, क्वेश्चन 41। आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जल्दी समझना, जल्दी जल्दी आ जाओ भैया। क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे, ना आगे ना पीछे। द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, बताओ एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹150 फॉर 12 years at 3.5% per annum compound interest is। एन्युटी का क्वेश्चन में हमेशा जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हमेशा याद रखना ये चीज, ठीक है ना। एन्युटी का फॉर्मूला तो ये रहा, बट इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं पहले मेमोरी प्लस वाले टेक्निक से, उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का, याद है ना। ये जो हमने फॉर्मूले यूज किए थे बड़े बड़े ये वाले, ये किसके किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के किए थे। तो बड़े जो छोटा वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये जो हम यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये डेराइव कैसे हुए, उन्हीं फॉर्मुलेस को यूज कर करके इसको डेराइव किया गया, और वो फॉर्मुलेस किसके थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के थे। तो एन्युटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगेगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ चीजें हमें बिल्कुल साइलेंट है। पहली चीज कि सर हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है, क्या गिवन है इसके अंदर, नहीं। इसके अंदर ये भी गिवन नहीं है कि सर ये 150 रुपीज हमने जो देना शुरू किया वो आज से शुरू किया या 1 साल बाद से शुरू किया, ये भी गिवन नहीं है। तो जब भी आपकी नजर के सामने कोई क्वेश्चन आए जो एन्युटी का हो, ये पता चल जाए आपको, बट बाकी कुछ पता ना चले कि सर ये समझ नहीं आ रहा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, सर ये समझ नहीं आ रहा कि एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, तो हमें हमेशा अजम्पशन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, अजम्पशन। अजम्पशन क्या लोगे, अगर साइलेंट है कि प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू तो अज्यूम करो फ्यूचर वैल्यू का है। क्वेश्चन साइलेंट है कि एन्युटी रेगुलर है एन्युटी ड्यू है तो अज्यूम करो एन्युटी रेगुलर है। अगली बात समझ। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं ये दोनों अजम्पशन ले लूं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, कि ये इस क्वेश्चन में मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है और कौन सी एन्युटी, रेगुलर,
तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे फॉर्मूले से, जल्दी से करके दिखा दो। अरे अरे ये क्या हो गया भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट सब समझ आ रहे हैं? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो। एनी डाउट्स अभी तक? सौरभ का भी आंसर आ गया भाई। तो देखिए इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर ए दिया हुआ है 150, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें निकालना है। रेट दिया है 3.5% और टाइम दिया है 12 साल। मुझे पता है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता है सर ए यानी कि 150 1 प्लस आर टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है ना? 3.5% को कैसे लिखोगे? अगर समझ नहीं आता तो कैलकुलेटर पे क्या करो, सिंपली 3.5 डिवाइड बाय 100 कर लो, 3.5 डिवाइड बाय 100 कर लो तो 0.035 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जी 1.035 इंटू 11 बार इक्वल टू दबाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 12 यहाँ पर, -1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर आ गया, डिवाइड बाय 0.035 इज इक्वल टू ये पूरा आ गया, इंटू 150 इज इक्वल टू 2190.29 आ गया। दिख रहा है आप लोगों को? बताओ जी एनुटी के क्वेश्चन हार्डली कितना टाइम लेंगे एग्जाम में? ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड, 15 सेकंड ज्यादा लगेंगे क्या? नहीं। ठीक है ना? अरे अभी प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा जल्दी यार, नालायको। देखो जी 42, if the amount of an annuity for 25 years at 5% per annum compound interest is rupees 50,000, the annuity will be। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में जल्दी बताओ दो क्या फर्क है? बताओ बताओ जी बताओ, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? पहले तो मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन साइलेंट है कि फ्यूचर वैल्यू का या प्रेजेंट वैल्यू का, हम क्या मान के चले? फ्यूचर वैल्यू का है, ठीक है जी। तो सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। अच्छा अब एक चीज और देखो, इसके अंदर मुझे ये भी नहीं पता कि पेमेंट कब से शुरू हो रही है, तो क्या मान के चलूंगा? रेगुलर। तो बताइए रेगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर, यही होता है। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं है ना? पक्की बात, ये फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताओ कि एक तो रेट दिया हुआ है जो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, एक टाइम दिया हुआ है जो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 25 साल, एक चीज और दी है 50,000 रुपए। ये क्या है? या तो ये ए होगा या ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होगा। ठीक है, ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। कैसे पता चलेगा? एक तो ऑप्शन देख लो, अगर ए होता ये 50,000 तो आंसर जो है 50,000 से ज्यादा ही तो होता। ये तो बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं, ठीक है ना? यानी कि क्या दिया हुआ है हमें? 50,000 रुपए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? ए निकालना है, ए। अगर इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा तो एक ए ही तो बचा जो मुझे निकालना है। और क्वेश्चन बोल भी रहा है सीधा सीधा, द एन्युटी विल बी। एन्युटी क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल। तो जो फिक्स्ड अमाउंट डाल रहे हो वो कितना होगा, ये तो पूछ रहा है। द अमाउंट ऑफ एन्युटी विल बी, द एन्युटी विल बी। और अमाउंट ऑफ एन एन्युटी यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ एन एन्युटी यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को भी क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। बट क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है तो हमने क्या अज्यूम किया? फ्यूचर वैल्यू है। और द एन्युटी विल बी लिखा है तो ये हमें ए निकालना है। ठीक है, तो 50,000 इज इक्वल टू ए 1.05 टू द पावर 25 माइनस 1 अपॉन 0.05। डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन में डाउट है टाइम निकालते वक्त? ओके, कोई इश्यूज नहीं है, हो जाएगा। एक मिनट।
एक मिनट होल्ड करिएगा। देखिए जी, 50,000 इज इक्वल टू ए। इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। 1.05 इंटू, देखो 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 इधर देखो, ये आंसर आ रहा है क्या? देखिए, सुनो सुनो, वेरी गुड। अच्छा एक चीज और सुनो, सुनो सुनो, इधर ध्यान दो ना, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि अगर हमें टू दी पावर 25 निकालना है तो आप लोगों को एक दिक्कत आती है कि सर हम इक्वल टू दबाते हैं, हम भूल जाते हैं कितने बार दबा दिया, लगता है क्या? अगर यहाँ पे 25 है तो कितनी बार इक्वल टू दबाना है? 24 बार। बट हमें गिनना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1.05 इंटू इज इक्वल टू तब तक दबाओ जब तक यहाँ पर कोने में 26 लिखा ना आ जाए, 26 ना आ जाए, दबाते रहो। जैसे आपको लगेगा कि ऊपर 26 लिखा आ गया, देखो ऊपर 26 लिखा आ गया, यानी कि मैंने 24 बार इक्वल टू दबा दिया होगा, 24 बार इक्वल टू दबा दिया होगा। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी चीज है, जब मैं एक बार इक्वल टू दबाता हूं तो ऊपर क्या लिखा आता है? 3। एक बार इक्वल टू दबाता हूं तो आंसर क्या आता है? स्क्वायर। एक बार दबाओ तो आंसर क्या आता है? स्क्वायर। अगर आंसर स्क्वायर है तो ऊपर लिखा है 3। एक और बार दबाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? क्यूब। आंसर के ऊपर क्या आ रहा है? 4, यानी ये एक आगे चल रहा है। तो अगर मुझे 25 पावर चाहिए तो कितना ऊपर लिखाना चाहिए? 26। बस हो गया, दबाते रहो बिना सोचे समझे, देख लो बस 26 दबा जाए। हाँ, इधर आओ कैलकुलेटर लेकर। एक तो सबके कैलकुलेटर अलग अलग होते हैं। हाँ जी, देखो क्या हो रहा है। अच्छा, आपके में यहाँ पे है ना कुछ दिक्कत है, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेटर चेंज कर लो, ठीक है? आपको तो अभी याद रखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 देखो आपका आंसर आ रहा है 24 बार दबाने पे सेम, बस यहाँ पे वो दिक्कत आ रही है। आप एक काम कर सकते हो, नया कैलकुलेटर खरीदना है तो ये सारी चीजें चेक कर लेना कि 2 इंटू इज इक्वल टू कर रहे हो, ठीक है? तो ये आंसर चेंज होता रहे पहली बार, और यहाँ पर ये 0 बार रिपीट ना हो। वैसे मैंने पहला कैलकुलेटर देखा जिसमें ऐसा हो रहा, नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, 1.05 इंटू जब दबाओगे तो यहाँ पर ये चलता चला जाता है, ठीक है? आप तो 9 के बाद 0 फिर 1 2 3 शुरू हो जाता है ना, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है? तो वो बस ये चीज चेक कर लेना। एमआरसी पे करता हूँ ना तो एमबी नहीं लिखा, तो आपके फिर यहाँ पे जैसे एरिया में है ना, आपकी कैलकुलेटर की दिक्कत है। आपके इस एरिया में दिक्कत है, कुछ दिक्कत है इसमें, ठीक है? आओ जी आओ, शांति शांति, बिल्कुल शांति। उसने बोला कि कैलकुलेटर बेकार है मेरा, फेंको, तोड़ो इसको। चलो देखो जी, देखो इधर शांति बिल्कुल। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। अच्छा देखो, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, सुनो, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से एक। जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी दो तरीके से सीखा। पहला तरीका क्या था? लॉजिक की कैसे काम करता है, और दूसरा क्या था? सीधा फॉर्मूला लगा दो आंसर आता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी आप क्या चाहते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं या उसके पीछे का लॉजिक बताऊं? दोनों चीज इसके साथ भी ओके। देखो मेन चीज तो बतानी है, फॉर्मूला तो बताऊंगा ही।
सुनो 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 सुनो, इधर इधर सारे इधर। अगर मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मैंने 10,000 रुपए 4 साल तक डाले हैं, इन सभी की आज की वैल्यू क्या है, तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, ये जो है एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है? वेरी गुड, रेगुलर है। रेगुलर क्यों? सिंपल सी चीज है, क्योंकि यहां से पहली पेमेंट शुरू हो रही है। अब ध्यान देना, लिखो सब मेरे साथ साथ। ईयर 1 2 3 4, कितना कितना अमाउंट डाला है मैंने? 10,000 ईच। मैं जानना चाहता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। मेरा जो आंसर है वो कहां पे आएगा? इधर आएगा, ठीक है ना। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं क्वेश्चन 1 के बाद भूल जाऊं कुछ लिखा है, सिर्फ इतना क्वेश्चन हो, 10,000 रुपए गिवन हो और इनकी आज की वैल्यू निकालनी हो, मैं क्या करूंगा? मैं बोल सकता हूँ अमाउंट है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, बोल सकते हैं ना। ये अमाउंट है, मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। मुझे बताइए, अगर 10,000 रुपए अमाउंट है और मैं प्रिंसिपल निकालना चाहता हूं और मेरा रेट जो है वो कितना है? 10%। 12 12 12, और टाइम कितना है? 1 साल। ये 1 साल का ही तो टाइम है, ठीक है जी। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा पी कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर 1। वो बात की बात है, वो तो लिख लेंगे हम लोग। 1.12 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। मुझे इसका बताइए फिर दूसरे वाले का क्या होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय क्या लिखूं? 1.12 टू द पावर 2। कोई दिक्कत? तीसरे वाले के साथ क्या करें? 10,000 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 3, और आखिरी वाले के साथ 10,000 डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर 4। सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ इस वाले 10,000 की आज की वैल्यू निकालनी है तो ये अमाउंट है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, 1 साल का टाइम गैप है, ये वाली चीज यूज हो गई। अगर ये वाले 10,000 मेरा अमाउंट है और मुझे उसकी दिन की वैल्यू निकालनी है तो 2 साल का टाइम हो गया, रेट 12% है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। इस वाले 10,000 की इस दिन की वैल्यू निकालनी है, 3 साल का गैप है, पावर 3 आ गई, और ये वाला अमाउंट लू, इधर प्रिंसिपल निकालना है, तो इस तरीके से लिखूंगा। यहां तक कोई दिक्कत? इजी, ठीक है। इन सभी में मैं क्या 10,000 रुपए कॉमन ले सकता हूं? तो ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1.12 टू द पावर 1, 1 अपॉन 1.12 टू द पावर 2, 1 अपॉन 1.12 टू द पावर 3, और 1 अपॉन 1.12 टू द पावर 4, यही बचेगा। कोई गिले शिकवे, शिकायत? बताओ जल्दी। नहीं है क्या? इसको आप मेमोरी का यूज करके कर सकते हो। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.12 निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.12 और इक्वल टू दबा देंगे, इसका आंसर आ गया, मेमोरी में डाल दिया। फिर एक और बार इक्वल टू दबाया, इसका आंसर आ गया, मेमोरी में डाल दिया। फिर एक और बार इक्वल टू दबाया, इसका आंसर आ गया, मेमोरी में डाल दिया। फिर एक और बार इक्वल टू दबाया, इसका आंसर आ गया, मेमोरी में डाल दिया। चारों मेमोरी में चले गए। एमआरसी किया, इन तीनों का टोटल आ गया, इनटू 10,000 किया, मेरा आंसर आ गया 33,373.949। आ रहा है सबका आंसर? नहीं आ रहा? करो, ट्राई करो, आएगा। नहीं आए फिर मेरे पास आओ। हाँ जी, बातें नहीं करनी यार, सब करके बताओ मुझे। आ गया सबका ये? जिस बच्चे का ये नहीं आ रहा हाथ खड़ा करो, या खुद खड़े हो जाओ, या मेरे पास आ जाओ, कुछ तो करो। सबका आंसर आ रहा है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी बता दो, तुम कुछ बोलते ही नहीं यार। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके।
ओके वेरी गुड, आओ जी आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेम तरीके से मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू निकालना सीखो या निकाल लोगे? एक और वो भी बता दें। अरे कुछ कभी तो बोला करो सर, कर लेंगे। मुझे निकालना है कि उस दिन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है जी, ध्यान देंगे। ईयर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा एक चीज तो मैं लिखी नहीं कहीं भी, यहाँ पे जो आंसर है तो लिखते ही नहीं हम लोग। 30373.49 51051 47793.28। इससे पहले तो किया ही नहीं था कोई। ठीक है, आइए। ईयर्स 1 2 3 4, 10,000 10,000 10,000। मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं सुबह 10,000 रुपए डालूं और शाम को उसकी वैल्यू जानना चाहूँ, क्या प्रेजेंट वैल्यू है? या फिर आज शाम को मुझे 10,000 रुपए डालने हैं और आज सुबह मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो क्या होगी? 10,000। वेरी गुड। तो पहले वाले 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 10,000। लिख दो 10,000, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले 10,000 की आज की वैल्यू क्या होगी? डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर 1। ये वाले 10,000 की आज की वैल्यू क्या होगी? 10,000 डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर 2। और आखिरी वाले 10,000 की वैल्यू होगी आज की 1.12 टू द पावर 3। अगर इन सभी को मैं ऐड करूं 10,000 को, तो 10,000 कॉमन ले सकता हूं। ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1.12 टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1.12 टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 1.12 टू द पावर 3। ठीक है जी। मेमोरी का यूज करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, सबसे पहले 1 डालेंगे मेमोरी के अंदर, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू मेमोरी इज इक्वल टू ये आ गया, मेमोरी इज इक्वल टू ये वाली फिगर आ गई मेमोरी। एमआरसी किया, इनका टोटल आ गया इनटू 10,000, 34,018.31। ठीक है जी, आगे बात समझ? हाँ बोलो क्या, एक बार फिर से कर दें? पहले तो मेमोरी क्लियर करो सारे बच्चे। सबसे पहले 1 मेमोरी में डालो, फिर 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू दबाओ, इसका आंसर आ गया, मेमोरी में डालो। फिर इज इक्वल टू दबाओ, इसका आंसर आ गया, मेमोरी में डालो। फिर इज इक्वल टू दबाओ, इसका आंसर आ गया, मेमोरी में डालो। मेमोरी को टोटल करो, इन चारों का आंसर आ गया क्यूमुलेटिव इनटू 10,000। आ गया आंसर? आ गया? ठीक है। सुनो भाई सुनो, मुझे एक बात बताइए, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एनुटी रेगुलर और ड्यू का फर्क है? कोई और फर्क है क्या? नहीं। अब सुनो मैजिक, देखो मैजिक। ये जो आंसर आ रहा है ना, ये वाला आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.12 से। 12 से। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? ये वाला आंसर आ रहा है? ये वाला आंसर आ रहा है? देखा मैजिक? देखो जी, अब लिखो लिखो जल्दी लिखो।
लिखो भाई लिखो। लिख लो भाई लिख लो, नालायको लिख लो। ये फॉर्मूला लिख लिए? अरे करूंगा ना, अभी अगला चिंता क्यों कर रहे हो। लिख लो भाई लिख लो, बातें बाद में कर लिया करो क्लास के। तुम रिवीजन बैच, तुम फास्ट ट्रैक बैच में कैसे बातें कर सकते हो? इतना टाइम ही नहीं मिलता इसमें, तो तुम्हें पता नहीं कहाँ से टाइम मिल जाता है। चलो, जितना तुम बातें करने का टाइम निकाल लेते हो ना, पढ़ाई करने का भी निकाल लिया करो। हमारा एनओटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है भाई। एनओटी में कुछ भी नहीं बचा इसके अलावा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एनओटी के कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस करके बाकी चैप्टर कर लेना है। ठीक है, बाकी चैप्टर में कुछ चीजें छोड़ करके मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वे एनओटी यहां से लेकर यहां तक पूरा यूज होता है, बताया था, बॉन्ड वैल्यूएशन तक। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इन्हीं 4 फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएगा। 4 फॉर्मूले पढ़े आज हमने, 4 ही फॉर्मूले किए। कौन कौन से 4 है जल्दी बता दो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी रेगुलर, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी ड्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी रेगुलर। इन चारों फॉर्मूले का यूज इधर 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 और इधर होगा। एरो भी डाल देते हैं भाई। ठीक है जी, इन चारों में होगा। आओ जी क्वेश्चन करें, फिर हमारे चैप्टर में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारे चैप्टर। तो मेरा टारगेट रहेगा अगली क्लास, आखिरी क्लास उस चैप्टर की, फिर हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आओ जी क्वेश्चंस करना शुरू करें। अभी क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आएंगी आप लोगों को, देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी, मेरे साथ पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन बोलूंगा, जो क्वेश्चन पूछूंगा, सबका एक साथ आंसर आना चाहिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी if payment of rupees 7,000 is made annually for 7 years at the interest rate 6% compounded annually। मुझे बताइए क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही। मुझे बताइए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का है? ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम फ्यूचर वैल्यू मानेंगे। एन्युटी रेगुलर का है, एन्युटी ड्यू का है? एन्युटी रेगुलर का है, वेरी गुड। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है या दिया हुआ है? तो 7,000 रुपए मुझे क्या दिया हुआ है फिर? 7,000 रुपए एनुअल जो कैश फ्लोज, जो पेमेंट कर रहा हूं मैं, एनुअल पेमेंट, वो दी हुई है। ठीक है ना, कर लेंगे क्या सब? जल्दी से आंसर निकाल के दिखा दो। हमें तो लिखने की भी जरूरत नहीं है कोई। 1.06 इंटू टाइम है 7, तो 6 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.06 इज इक्वल टू इंटू 7,000। मेरा आंसर आ गया 58,756। क्या हमें इस क्वेश्चन के लिए रजिस्टर की जरूरत है? कैलकुलेटर पे हो जाता है भाई, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। आई बात समझ? हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, विजुअलाइज करो फॉर्मूला और वैल्यूज पुट करते रहो, कैलकुलेटर पे करते रहो। मुझे जैसे ही दिखा कि भाई रेट 6% है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 1.06 टाइप करके रख लिया। मैंने देखा कि टाइम जो है 7 साल है, यानी इंटू इज इक्वल टू 6 बार इक्वल टू दबाना है। ठीक है ना, तो इंटू 1 2 3 4 5 6, तो मेरा 1 + r⁻t निकल चुका है। -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू,
तो मेरा जो ब्रैकेट होता है वो पूरा सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7000 इज इक्वल टू मेरा आंसर आ गया। तो बताओ एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे करोगे या लिख लिख के करोगे? कैलकुलेटर पे करेंगे, वेरी गुड। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में? ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकेंड। ठीक है, आपको थोड़ा विजुअलाइज करना है। अगर आपको फॉर्मूला विजुअलाइज नहीं हो रहा तो लिख लो। जैसे ही एग्जाम सेंटर में जाते हो, ये 4 फॉर्मूले अपनी रफ शीट जो होती है ना, रफ पेपर मिलता है, उस पर चारों लिख लो कि भूल ना जाए आगे चल के, और 2 घंटे में भूल सकते हो ना, ठीक है ना। लिख लो चारों कि भाई ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का पेपर इनसे बनना है। ठीक है, लिख लिए। अब क्या करो, क्वेश्चन आया एनओटी का, फॉर्मूला सामने देखो और वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट कर करके कर लो। अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो देख कर तो कर सकते हो, फॉर्मूला सामने है और दिमाग में वैल्यूज पुट कर रहे हो उस पर। आइए जी, गिवन एनओटी ऑफ ₹100 अमाउंट्स टू 3137.12 at 4.5% per annum compound interest, the number of years will be। बड़ी जल्दी निकाल दिया तुम लोगों ने, मुझसे जल्दी हो गए तुम लोग तो, क्या बात है। खुशी हो रही है मुझे, खुशी हो रही है भाई, खुशी। क्या बोला तुमने? पहले प्रैक्टिस करके आ गए। देखो जी, क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ, फॉर्मूले में ए होता है, ए दिया हुआ है क्या? कितना दिया है बताओ? ये सारी बात बाद में करेंगे। मुझे बताओ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का है? मुझे उससे भी पहले बताओ एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं? गिवन एन्युटी, क्वेश्चन तो एन्युटी का है। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, वेरी गुड। एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू, तो हमें फॉर्मूला सिलेक्शन करना आ गया कि भाई चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगना है। अब वैल्यूज पुट करो, लेकिन इस क्वेश्चन को लिख के करना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग में नहीं होगा ये। देखिए जी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया 3137.12, क्वेश्चन नंबर है 44, ठीक है ना। क्वेश्चन ये रहा आपका, गिवन एन्युटी ऑफ ₹100 अमाउंट्स टू 3137 at 4.5% per annum compound interest, the number of years will be। क्वेश्चन में निकालना क्या है? रेट कितना है? 4.5%। टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो सारे बच्चे इधर, सबकी नजरें स्क्रीन पर। 3137.12 इज इक्वल टू 100, ठीक है जी। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस आर टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन आर, ये होता है। 100 को अगर इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। 100 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 डेसिमल पॉइंट इधर सरक जाएंगे। अब देखिए 1.045 टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन 0.045। क्या मैं 0.045 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कैलकुलेटर कहाँ भाई? ये रहा, 31.3712 इंटू 0.045, 1.411704 किसके बराबर आ गया? 1.045 टू द पावर टी माइनस 1 के बराबर आ गया। 1 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 2.411704 इज इक्वल टू 1.045 टू द पावर टी। यहां तक सबका हो गया? सारे बच्चे बताएंगे। साहिल, वेरी गुड, हार्डली 15 सेकंड में साहिल कर सकता है भाई। हाँ जी, यहां तक हो गया? याद रखना, जिंदगी भर जब भी ऐसी सिचुएशन आए, हमें सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम। हमें इंडेक्सेस की प्रॉपर्टी याद रखनी है। कौन सी वाली? कि सर जब बीच में इक्वल टू साइन होता है, बेस सेम होते हैं, तो पावर भी सेम हो जाती है। याद दिलाता हूं प्रॉपर्टी, a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y है अगर, तो x इज इक्वल टू y होता है। याद है प्रॉपर्टी? अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल टू, तो पावर हमेशा सेम होती है। बीच में इक्वल टू तो है, मुझे क्या करना है? किसी तरीके से दोनों साइड बेस को सेम करना है, ठीक है ना। अगर बेस यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी मुझे 1.045 करना है। पावर मुझे पता नहीं, देखते हैं क्या आएगी। 1.045 टू द पावर टी, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 1.045 इंटू इज इक्वल टू दबाते रहो जब तक ये ना आ जाए। बताइए जी, 1.045
स्क्रीन पर टाइप किया 1.045 इनटू एक बार इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 बार दबाने पे ये आंसर आ रहा है, यानी पावर क्या रही होगी 20। 19 बार इक्वल टू यानी कि पावर क्या रही होगी 20। अगर पावर 20 तो कितनी बार इंटू दबाता 19 बार, और 19 बार इंटू दबाया तो टी कितना आ गया 20 ईयर्स। अच्छा, जो मेरी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.41171 2.41170 बहुत आगे जाकर के एक माइन्यूट फर्क है। तो अप्रोक्स लिख सकते हैं, बताइए जी, लिख सकते हैं? कौन सा ऑप्शन है? 20 ईयर्स अप्रोक्स। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत गिले शिकवे? ठीक है ना, गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरे ऊपर? ठीक है, कहीं आ रहा हो कि सर कैसे पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ? अच्छा, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? उससे पूछ लेता वरना मैं। चलो सुनो, 45th, इधर देखो, इधर इधर सबकी नजर बोर्ड की तरफ। रुपीज, अरे तुम बातें करने लगे सब। रुपीज 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ in an account paying interest 6% per year compounded monthly. What is the future value of this annuity after 10th payment? ये आप भूल भी जाओ, किसी मतलब का नहीं है, ये कर लेंगे यूज, बट अब इतना मतलब का नहीं है। बताओ जी, पहली चीज, एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं है? एन्युटी का क्वेश्चन है तो फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू का है? फ्यूचर वैल्यू का। क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे ये फ्यूचर वैल्यू? एन्युटी रेगुलर या एन्युटी ड्यू? क्यों रेगुलर? क्योंकि एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इस क्वेश्चन के अंदर जो पीरियड है वो 1 ईयर का या 1 मंथ का है? 1 मंथ का है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था, अरे इतना लिख लिया हम लोगों ने। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड 1, मंथ 1 या ईयर 1 नहीं लिखा था मैंने, पीरियड 1 लिखा था। इस केस में पीरियड कितना है 1 मंथ, तो 1 मंथ के एंड पर अगर हो रही है तो रेगुलर। आ गई बात समझ? ठीक है, आओ जी क्वेश्चन करें। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट इज मेड। 10वीं पेमेंट जब होगी तो 10 महीने हो चुके होंगे। अगर मंथली पेमेंट है तो 10वीं पेमेंट 10 महीने बाद होगी। कैश फ्लोस कितने क्वेश्चन में? 100। 1 पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, बट कंपाउंडेड मंथली है, तो यहां पे क्या मैं 1.06 लिख दूं? 1.06 तो तब लिखता अगर कंपाउंडेड एनुअली होता, ठीक है ना। हमने क्या चीज देखी थी कि सर 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एम टी इंटू एम, यही फॉर्मूला होता है। अगर कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स हो जाए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मुझे एक बात बताइए, 1 प्लस रेट कितना है? 6/100 इंटू 12, एम क्या होगा 12, मंथली लिखा है। टाइम कितना है? टाइम कितना है बताइए? 10 इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहा है वो, तो 10 महीने हुए, 10 महीने। तो यहाँ पे मैं क्या 10 लिख दूं? पक 10 नहीं लिखूं? क्यों भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो, अगर मेरा क्वेश्चन 2 क्वार्टर्स का होता, 2 क्वार्टर्स का, सेम क्वेश्चन 2 क्वार्टर्स का होता, 100 इंटू कितना लिखता? 2, सॉरी 4,
क्वार्टरली, अगर कंपाउंडिंग होती क्वार्टरली तो ये लिखता। अगर मेरा क्वेश्चन 2 क्वार्टर्स का होता, 2 क्वार्टर्स का होता यानी 6 महीने का होता, तो वहां पे मुझे कितना लिखना चाहिए था बताओ? कैसे भाई? टाइम कितना लिखूं? अगर मेरा क्वेश्चन 1 साल का होता, 1 साल का, तो टाइम कितना था? 1 एंड 2 4। 1 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? तो ऊपर 4 आ रहा है। आई बात समझ? अगर आधे साल का होता तो ऊपर 2 लिखता ना मैं। नंबर ऑफ पीरियड्स कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, वही तो आता है ऊपर। ऊपर क्या आता है? कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, यही तो आता है। अगर 10 महीने का क्वेश्चन है तो कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही होगी? तो 10 बार लिखना चाहिए। अगर 5 साल का क्वेश्चन होता और कंपाउंडिंग एनुअली होती तो ऊपर 5 आता है, एम का यूज ही नहीं होता। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही होती तो 5 साल में कितनी बार होती? 10 बार। तो हम क्या करते? 5 इंटू 2 10 आ जाता। अभी कंपाउंडिंग कितनी बार होगी? 10 बार होगी, तो ऊपर 10 लिखना चाहिए मुझको। आई बात समझ? अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? पहले बेसिक फॉर्म में बताओ क्या आ रहा है। 6 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1, ये होता है 1.005। ये होता है 1.005 1.005 टू द पावर टी। ठीक है, टाइम इंटरवल कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है? 10 बार होगी इस क्वेश्चन में। -1 अपॉन 0.005, रेट कितना है? 0.005। आंसर आ जाएगा, करो। वन 1022 आ रहा है। ओके ओके, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ₹200 इज इन्वेस्टेड लिखा हुआ था। एक काम करो ना, देखो सुनो सुनो, 1.005 टू द पावर 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है? 1.0511 गिवन है। तो 1.0511 -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.005 इज इक्वल टू, ये सॉल्व हो गया, इनटू 200 इज इक्वल टू 2044 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 1.05 टू द पावर 10 की वैल्यू कितने गिवन है? 1.0511। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? 1.0511 -1 अपॉन 0.005, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, ये आंसर आ जाएगा। वो जल्दी से बताएंगे, समझ आ गया? ये क्यों लिया ऐसा? ये जो होता है ना भाई T इंटू M, ये क्या होता है कि हमारी कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है। इस क्वेश्चन में कंपाउंडिंग मंथली होती है और 10 महीने का क्वेश्चन है, तो कितनी बार कंपाउंडिंग हुई होगी? 10 बार ही। तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा, समझ आ गया? ठीक है, तो हमारा टाइम कितना हो गया टोटल? कितना आ गया ये? T इंटू M 10 आ गया, 10 आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 1 साल का क्वेश्चन होता, कंपाउंडेड मंथली होता, तो यहाँ पे कितना आता? 12 आता, क्योंकि 1 साल में 12 बार कंपाउंडिंग होती। अभी 10 महीने का क्वेश्चन है तो 10 बार कंपाउंडिंग होगी, तो ये कितना आएगा? 10 आएगा। अगली बात समझ, R कितना है? 6%, डिवाइडेड बाय 100 इंटू M करते हैं हम लोग। 100 इंटू M करोगे 1200 आएगा, तो 6/1200 करोगे 0.005 आएगा। इसमें जब 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, और टू द पावर 10, अब समझ आएगी आपको? एक एक करके बोलो, दोनों साथ में बोले जा रहे हो क्या? हाँ, तो 10/12 इंटू 12 करोगे तब भी तो 10 ही आएगा। हाँ वैसे कर लो, कोई एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा आपका 10। आप टाइम कितना है? 10 महीने। ठीक है, ऐसे समझ लो। सुनो, जिनको ऐसे समझना है समझो, अरे बातें नहीं, हेलो, बातें नहीं, समझो।
टाइम कितना है 10 महीने, 10 महीने को क्या हम 10/12 लिख सकते हैं, और कंपाउंडेड मंथली तो हम कितना होगा 12, तो 12/12 गया तो भी 10 ही आएगा। ऐसे समझ आ रहे तो ऐसे कर लो, ठीक है ना, क्लियर है। आओ जी, अब आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं दबा करके। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे खुद ही कराना पड़ेगा। और जी 45th क्वेश्चन पढ़ो। इसमें मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है, ध्यान समझना, ठीक है, डाउट रहता है काफी बच्चों को, ध्यान समझना। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं, है कि नहीं, एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं। अ पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ईच लिख दिया ना, एन्युटी का क्वेश्चन बन गया। 500 रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं विद दी बैंक, इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम एज। क्या बोलना चाह रहे हैं बताओ, कौन समझाएगा क्वेश्चन मुझे, इस क्वेश्चन को मुझे कौन समझाएगा। कौन है समझदार बच्चा क्लास का। मनीष बताओ। उसके क्रेडिट में कितना अमाउंट होगा जब वो 12 में इन्वेस्ट करेगा उसके साथ। सुनो, क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि एक बंदा 500 रुपए हर साल इन्वेस्ट करता है, एक पर्सन 500 रुपए हर साल इन्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी पहले इंस्टॉलमेंट यहां से करेंगे, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, रेट एट 10% पर एनम विथ, ठीक है, एनुअली। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, पहले तो बताओ बैंक अकाउंट में अगर आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं तो क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बोलते हैं उसको ऐसे, बैंक के लिए लायबिलिटी है ना, वेरी गुड, क्योंकि वो बैंक के लिए तो लायबिलिटी है, बैंक के लिए वो क्या है लायबिलिटी, उसे पे करना है हमें, क्रेडिट बैलेंस है, वेरी गुड। अब सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके अकाउंट में जब उसने 12वीं इंस्टॉलमेंट दे दी उसके 1 साल बाद कितना पैसा दिखेगा, कितना पैसा आपको दिखेगा, क्रेडिटेड होगा, यानी हमें निकालना है कि इस दिन ये पैसा कितना होगा, ठीक है ना, हमें इस दिन नहीं निकालना। अच्छा, अगर मुझे इस दिन निकालना होता तो सिंपली किसका क्वेश्चन बन जाता, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, क्योंकि यहां पे अगर मुझे पैसा निकालना है और मैं ईयर एंड 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो सिंपली क्वेश्चन किसका है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि 12वें साल के एंड पर इसे कितना पैसा मिलेगा, ये तो सब बच्चे बता सकते हैं, बताओ जी कितना आ रहा है, मुझे पहले बताओ कि इस दिन इसे कितना पैसा मिलेगा। $10,692.14 आ रहा है सबका आंसर, मेरा 692 आ रहा है भाई, तुम्हारे कैलकुलेटर में 6 और 1 एक जैसा लगता है क्या, आओ। तो इस दिन कितना पैसा आएगा, हमने नॉर्मली क्वेश्चन समझा कि भाई इसके बाद क्वेश्चन खत्म है और मुझे क्या निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालनी है एट द एंड ऑफ 12th ईयर, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास बैंक में इस दिन इतना पैसा है, अगर ये पैसा 1 साल के लिए और पड़ा रहता है तो बैंक मुझे कितने साल का इंटरेस्ट और देगा, 1 साल का और देगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इतना पैसा है इस दिन, तो इसे प्रिंसिपल बोल सकते हैं, इस दिन का प्रिंसिपल, तो क्या आप 1 साल बाद का अमाउंट बता दोगे,
1.1 टू द पावर 1, यही होगा। कितना आ गया? आ गया आंसर। आगे बात समझ? तो हमने क्या किया, अपने दिमाग को पहले दो हिस्सों में बांटा। मैं सच में नहीं बांट दिया भाई, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने दो हिस्सों में बांटा कि पहले अगर मुझे इफ दिन की वैल्यू पता चल जाए तो इफ दिन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं इस वैल्यू को प्रिंसिपल समझ करके। इसको प्रिंसिपल समझूंगा, 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करूंगा, मेरे 1 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, देखो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप हर साल के एंड पर 500 रुपए बैंक में डाल रहे हो, 12 बार डालना है, 12 टाइम्स डालना है, 5 + 5 + 2 12 बार। बट आपको इस दिन कितना पैसा आपको मिलेगा ये नहीं जानना, आपको जानना है इसके 1 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, ये जानना है आपको। पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए। आ गया? ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा एन्युटी का फॉर्मूला लगाऊं। एन्युटी का फॉर्मूला कोई फिट ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। अगर मुझे इफ दिन की वैल्यू निकालनी होती तो मैं एन्युटी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। इफ दिन की वैल्यू निकालनी है, एन्युटी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, कोई फॉर्मूला ही नहीं ऐसा। तो मैंने क्या किया, जहां तक एन्युटी का फॉर्मूला लग सकता है वहां तक के लिए एन्युटी का फॉर्मूला लगा दिया। यहां तक लग सकता है तो मैंने क्या किया, 12 साल का क्वेश्चन है, 500 रुपए पर एनम, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया 12 साल के हिसाब से। मुझे इस दिन कितना पैसा मिलेगा पता चल गया। अब मुझे सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करना, मुझे उस दिन की वैल्यू पता चल जाएगी। ये 1 साल ही तो है। अगर आपका पैसा इफ ड्यूरेशन बैंक में पड़ा रहता है सिर्फ, तो बैंक आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देगा ना, ठीक है ना। तो ये वाला आपका प्रिंसिपल बन गया, 1 साल बाद की वैल्यू आपने निकाल लिया। आ गया समझ? क्लियर है? सबको समझ आ गया?